हाँ जी बच्चे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम। डायनेमिक्स बीएससी पार्ट 2 आपका जो टॉपिक है उसमें अपने पास एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एवरीवन नोस आई थिंक कि न्यूटन लॉज जो हैं वो हमारे पास 3 लॉज होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? Everybody wants to be in rest if it is in rest, right? इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो बेसिकली इट मीन्स कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। अ बॉडी डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट। तो फर्स्ट लॉ जो है ना वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट। हर एक बॉडी अपनी स्टेट को ना रिटेन रखना चाहती है। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के इक्वलेंट होता है, इज इक्वलेंट टू एक्सटर्नल फोर्स। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी बॉडी मान लो चल रही है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो नहीं रुकेगी। इसी तरह से अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ किसी जगह पे पड़ा हुआ है, आप फोर्स लगा के अगर उसको उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे तो वो अपने आप उठ के थोड़ा इधर हो जाएगा। तो जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा ना, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी। तो असल में ये फर्स्ट लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है, बट वो डिड्यूस करता है फर्स्ट लॉ को। तो एक्चुअली सेकंड लॉ खुद क्या कहता है? मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो मास इनटू वेलोसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट ऑफ मोशन, या फिर मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। ओके, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो किस अमाउंट का मोशन उसके अंदर कंटेन्ड है। तो मोशन कंटेन्ड इन बॉडी जो है वो क्या होता है? होता है मोमेंटम। ओके, जो न्यूटन से सेकेंड लॉ है, न्यूटन से सेकेंड लॉ कहता है किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, से हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्सटर्नल फोर्स को। किसी भी बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ये डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, स्मॉल पी, मोमेंटम इज स्मॉल पी। तो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख देते हैं हम। दिस इज डी ऑफ mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया कि मास तो कांस्टेंट है, dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। ओके, अब अगर हम यूनिट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो, जैसे किसी बॉडी का मास भी हम यूनिट ले लें और एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट ही ले लें, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना वो भी 1 ही आ जाएगा डिड्यूस होके। इसलिए मैथ्स में हम लोग इस टॉपिक के अंदर ना जनरली ये रिलेशन यूज करते हैं कि P इज इक्वल टू एम एफ, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम 1 सेट कर देते हैं। तो फाइनली फिर इसने आपको क्या रिजल्ट दे दिया? कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसकी स्टेट तभी चेंज होगी ना जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वलेंट है? किसी भी बॉडी के मोशन में जो उस पर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वलेंट टू एम एफ। हम ना फर्स्ट लॉ को डिड्यूस भी कर सकते हैं इससे। जैसे मान लो हम कहीं बॉडी पे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अगर बॉडी पे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मतलब P जीरो हो गया। P जीरो होने का मतलब एम एफ जीरो हो गया, मीन्स एफ जीरो। एफ जीरो एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी क्या है? रेस्ट में है ना? बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, बॉडी डजंट चेंज इट्स स्टेट। तो फर्स्ट लॉ यही तो कहता है ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। और अदरवाइज जो भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है किसी भी मोशन के ड्यूरिंग, वो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वलेंट हो गया?
mf के। तो अब आप जितनी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे उनमें बेसिकली यही चीज़ यूज़ करोगे। इफेक्टिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, इसको हम इफेक्टिव फोर्स कह देते हैं ज़्यादातर। इफेक्टिव फोर्स का मतलब है कोई फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है और कोई रेजिस्टेंस या कोई और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। F1 मान लो इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F1 ज़्यादा है, तो बॉडी पे इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, F1 माइनस F2। तो जो ये इफेक्टिव फोर्स होता है ना, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। किसी भी बॉडी पे लगने वाला इफेक्टिव फोर्स जो है दैट इज इक्वलेंट टू एम एफ। तो हमारी बेसिकली जो इक्वेशन यूज होनी है जिससे हमने सारा काम करना है, दिस इज नथिंग बट इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम एफ। ओके। और एक थर्ड लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो क्या स्टेट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके। जैसे कोई भी बॉडी है उस पे अगर हम कोई वेट डालते हैं, सपोज mg अगर वेट डाला जा रहा है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम स्टैटिक्स में भी ये चीज डिस्कस करते थे, इसके इक्वल एंड ऑपोजिट आर बोल देते थे ना हम कि रिएक्शन अपीयर हो जाएगा, है ना। तो वो mg को सपोर्ट करने के लिए बॉडी जो है वो रिएक्शन आर पे करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है ताकि ये बॉडी नीचे नहीं गिरे और जो भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे, तभी बॉडी रेस्ट में रहती है ना। और जहाँ तक मोशन की बात है, यहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हो, इस पे आप वेट डाल देते हो mg, ठीक है। जैसे ही हम इस पे कोई भी वेट डालेंगे, रादर किसी थ्रेड पे भी, ये कोई थ्रेड है, यहाँ पे अगर हम कोई वेट डाल देते हैं ना mg, तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर किसी भी बॉडी पे वेट लग रहा है mg, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन r विल बी देयर। किसी भी थ्रेड पे स्ट्रिंग पे आपने वेट हैंग कर दिया, सपोज mg वेट हैंग कर दिया, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल बी देयर, मतलब टेंशन अपीयर हो जाएगी थ्रेड के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम इन लॉज को अप्लाई करते हुए कुछ एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो आप देखो कैसे काम होता है इसमें। जैसे ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। अ मास m kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये फर्स्ट वन ही है। अ मास m kg is acted upon by a constant force p kg weight। अब जब बोला हुआ है ना मास है कोई m kg is acted upon by a constant force p kg, किसी मास m kg पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है, p kg। अब बच्चे p kg तो ऑब्वियसली ये फोर्स नहीं है ना, ये भी मास की टर्म्स में ही दिया हुआ है। तो इसको आप फोर्स बनाओगे तो फोर्स कैसे बनेगी, जो फोर्स है वो मास की टर्म्स में दी हुई है, इसका मतलब है फोर्स बनाने के लिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास फोर्स बनेगा। तो p kg मास है, उसके ऊपर pg न्यूटन फोर्स लग रही है। अभी ये ऐसा हो गया कि इस मास के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। ओके। अंडर विच इन टी सेकेंड्स, अब ये बॉडी मूव कर रही है इस फोर्स के अंडर, m kg वाली बॉडी है, इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो मूव कर रही है। कैसे मूव की, t सेकेंड्स में इट मूव्स अ डिस्टेंस x मीटर एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। मतलब बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई, उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई एक्सेलरेशन f लगेगी जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से सम v मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब वो एक्सेलरेशन f हमारे पास है नहीं है तो ऑब्वियसली हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे पास एक हमारा रूल राउंड जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो हम कहते हैं इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम एफ, जितना भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है। अभी अभी हमने कहा है कि इफेक्टिव फोर्स m kg मास की बॉडी है, कितना फोर्स उस पर लग रहा है, pg। तो ये अगर फोर्स उस पर लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू एम एफ के हिसाब से आपका जो एक्सेलरेशन है वो ये आ जाएगा। अब जो बॉडी है वो इस एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, इसके हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे आपको बोला हुआ है प्रूव करो कि
जो ये x है जो आपको दिया हुआ है, ये सम g t स्क्वायर p अपॉन 2m है, इसी तरह से ये v स्क्वायर m अपॉन 2gp इसके इक्वल भी है। तो ये सिंपल रिलेशंस से ही प्रूव हो जाना है। हमें पता है अगर कोई भी बॉडी मोशन में है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जैसे ये एक्सेलरेशन आपने निकाल रही है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, हमें ऐसा तो नहीं कहा हुआ कि एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। जब भी कभी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो आपको पता है आपके पास तीन रिलेशंस होते हैं जो हमेशा वर्क करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो आप अपने तीनों रिलेशंस में से जो भी आपको सुइटेबल लगता है वो यूज़ करो। x है ना, x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑब्वियसली इसका तो कोई रोल ही नहीं है। फिर इन दोनों रिलेशंस पे काम कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। v वेलोसिटी बन गई, रेस्ट से उसने चलना शुरू किया था, एक्सेलरेशन एफ आप निकाल चुके हो, पी जी बाई एम भर दो, एस एक्स मीटर वो बॉडी चली है। तो जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। देखो एक्स क्या आ जाएगा आपका फिर, वी स्क्वायर एम अपॉन 2 pg, एक रिलेशन तो आपका प्रूव ही हो गया। और दूसरा यहाँ से आ जाएगा बस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर है ना। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, एस मतलब एक्स यूनिट है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एफ पी जी बाई एम है, टी स्क्वायर। एक ये प्रूव करना है, दैट्स ऑल, द टू रिलेशंस आर प्रूव्ड। ओके, ऐसे ही एक सेकंड वन है। सेकंड में क्या डिस्कस हो रहा है, अ ट्रेन ऑफ मास 20 मीट्रिक टन। फिर से कोई ट्रेन है, मास 20 मीट्रिक टन है उस ट्रेन का। तो बच्चे हम मीट्रिक टन बहुत बड़ा यूनिट है, ये यूज़ नहीं करते नॉर्मली, हम केजी यूज़ करते हैं मास के लिए। तो आपको पता होगा 1 टन के अंदर 1000 kg होते हैं। तो अब जैसे 20 मीट्रिक टन बोला है तो आप उसको 1000 kg के हिसाब से 20,000 kg लिख लीजिए। तो a body of a train of mass 20 metric ton moves at the rate 72 किलोमीटर पर आवर। अब वो किस वेलोसिटी से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 72 किलोमीटर पर आ रहा है, ऑब्वियसली हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसको, है ना। 5/18 से कर लो मल्टीप्लाई, तो यू विल हैव 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जो इतने मास की है, बॉडी सॉरी ट्रेन है, ये उसका मास है और वो इस वेलोसिटी से चल रही है, मूव कर रही है। तो उसके बाद उसको बोला गया है आफ्टर द स्टीम इज शट ऑफ, मतलब जब उसको फोर्स देना बंद कर दिया, आफ्टर द स्टीम इज शट ऑफ, है ना, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ब्रेक्स। अब ब्रेक्स अप्लाई की गई, देखो उस पर जोर लगाया गया उसको रोकने के लिए। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ब्रेक्स इन 500 मीटर्स। ट्रेन चल रही थी किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। कोई भी बॉडी जब चल रही होती है, क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुई होती हैं ये चीज़ें, जब भी कोई बॉडी चल रही होती है, जैसे स्कूटी पे आप कहीं जा रहे हैं, आप ब्रेक लगाएंगे तो एकदम से स्कूटी रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है पहले, तो कम होते होते थोड़ा आगे जाके हम रुक जाते हैं, ठीक है। अगर हम एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त जर्क लग सकता है। तो ऐसे ही अगर वो ट्रेन जो है वो चल रही है, तो जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई की गई तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स अप्लाई करते ही वो रुक जाएगी, वो इस वेलोसिटी से चल रही है। ब्रेक्स लगाई तो थोड़ा आगे जाके उसने रुकना है, जहाँ भी उसने रुकना है उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये बन गई, एक जगह पे जाके उसने रुक जाना है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या क्या है, फाइंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सर्टेड। अब बताओ जब ब्रेक्स लगाई गई तो क्या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस उस ट्रेन ने एक्सर्ट किया, उसको कितना रेजिस्टेंस एकदम से मिला ताकि वो ट्रेन रुक सके, ठीक है। एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है मतलब जो भी मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है। पर बच्चे इस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, ब्रेक्स लगाई गई और ट्रेन की वेलोसिटी 0 होगी तभी तो ट्रेन रुकेगी ना। तो ऑब्वियस एक्सेलरेशन तो उसको मिलने नहीं वाली, उसको रिटार्डेशन ही मिलेगी। फिर वही अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था, ये आपके 3 फार्मूलाज होते हैं, है ना। रिटार्डेशन मिलने वाली है, आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। उसको ब्रेक्स लगाई गई तो 500 मीटर के बाद वो रुकी है, तो क्या करोगे, साफ पता लग रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। एक्सेलरेशन तभी पता लगेगी ना, मीन्स रिटार्डेशन जो भी है। तो v आपका 0 हो जाना है, यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, है ना,
-2 fs, एफ जो होता है वो -f बन जाता है ना रिटार्डेशन के केस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, -2 fs, s कितना है आपका 500 मीटर। यहाँ से आप अपना f सॉल्व करो, मतलब जो भी रिटार्डेशन है वो कैलकुलेट करो, इट विल बी 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन तो मिल गई, कितनी उसको रिटार्डेशन मिली वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए, पर हमें क्या देखना है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव फोर्स उस पर कितना लगा। तो तुम्हें बताया है मैंने ऊपर, इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स क्या कहती है, किसी भी बॉडी पे कितना इफेक्टिव फोर्स लगता है, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू mf, क्योंकि बॉडी पे और किसी तरह का तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना, सिर्फ ब्रेक्स लगी हैं उसकी वजह से उसको रिटार्डेशन मिली, इसलिए इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू mf। बस आप क्या करोगे, ये 20,000 मास हो गया, 2/5 आपकी एक्सेलरेशन हो गई, तो आपके पास ये आ गया फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो भी आपका निकला है। ठीक है।